जब मेरी बहू ने दरवाज़ा खोला, उसके हाथ में दुबई से लाया हुआ बड़ा सा शॉपिंग बैग था, चेहरे पर वही नकली मुस्कान। लेकिन मेरे तीनों पोते पोती उसके पीछे भागने के बजाय मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर मेरे पीछे छिप गए। किसी ने मम्मी बोलकर गले नहीं लगाया। घर में ऐसी खामोशी फैल गई कि पंखे की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। बहू के होंठों की मुस्कान अटक गई, आंखें सिकुड़ गईं। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, आज इस घर में सिर्फ उसके बच्चों का ही नहीं, उसका भी इम्तिहान होने वाला है। और पहले की तरह इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली थी। अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग को यूं ही फ्री नौकर समझकर इस्तेमाल होते देखा है तो ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर मेरी बात आपको कहीं भी अपनी या अपने की ज़िंदगी जैसी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं। शायद आपकी एक लाइन किसी और दादी नानी को हिम्मत दे दे। अब लौटते हैं उस फ़ोन कॉल पर जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मेरा नाम सुनीता देवी है। मैं दिल्ली की एक सरकारी स्कूल में 35 साल तक टीचर रही हूँ। गणित और हिंदी पढ़ाती थी। इतने सालों में शरारती बच्चों से लेकर गुस्से वाले पेरेंट्स तक सब देखे, पर जो मैंने अपनी ही बहू प्रिया के रूप में देखा, उसके लिए किसी किताब ने मुझे तैयार नहीं किया था। उस दिन मेरी रिटायरमेंट का बस दूसरा दिन था। सुबह की चाय पीकर मैं लिविंग रूम में बैठी थी। सामने मेज़ पर छोटे छोटे सपनों के कागज़ पड़े थे। हरिद्वार, वृंदावन, वैष्णो देवी, शायद कभी केरल घूम आऊँ। ज़िंदगी भर पैसे जोड़ जोड़ कर दूसरों के लिए जीने के बाद पहली बार लगा था कि अब थोड़ा अपने लिए भी जीऊँगी। तभी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था प्रिया। मन ही मन सोचा, देखो, रिटायर होते ही बहू को मेरी याद आ गई। पर जैसे ही कॉल उठाई उसकी आवाज़ आई, मम्मी टाइम है, एक काम है। न नमस्ते न हालचाल। हाँ बोलो बेटी, मैंने शांत रहकर कहा। मैं दुबई जा रही हूँ 10-12 दिन के लिए। उसने कहा, आवाज़ में बहुत उत्साह था। बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का इवेंट है। अगर सब ठीक रहा तो हमारी लाइफ सेट हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वही चेन सिस्टम वाले धंधे जिसमें ज़्यादातर लोग पैसा लगाते हैं और 2-3 महीने बाद रोते हैं। मैं पहले भी उसके 2-3 स्कीमों में जल चुकी थी। अच्छा, तो तुम जा रही हो, लेकिन बच्चे? मैंने पूछा। वही तो, उसने हंसते हुए कहा। मैं सोचा बच्चों को आपके पास छोड़ दूं। आखिर अब आप रिटायर हो गई हैं, कुछ करती भी नहीं हैं, तो तीनों को अच्छे से संभाल लेंगी। बस 10-12 दिन की बात है। मैं कुछ नहीं करती। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज गए। 35 साल की नौकरी, अकेले बेटे को पालना, घर, स्कूल, ट्यूशन, सब कुछ अचानक शून्य हो गया, जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं। प्रिया, मैंने भी कुछ प्लान बनाए थे, मैं धीरे से बोली। कैसे प्लान मम्मी? वो हंस पड़ी। किटी पार्टी, सीरियल देखना? अरे आप तो घर पर ही रहती हैं, और वैसे भी दादी का काम ही पोते पोती संभालना होता है। ज़्यादा सोचना मत, मैं कल सुबह तकरीबन 7 बजे छोड़ जाऊंगी। और हाँ, पिछली बार की तरह बच्चों को जंक फूड मत खिलाइएगा। हाँ, आरव को पिज्ज़ा की आदत मत लगाइए। पिछली बार उसने बच्चों को मेरे पास पूरे 6 महीने बाद भेजा था, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। और बीच में 3 बार बुलाने पर बोली थी, बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब होता है मम्मी। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। प्रिया, मैंने बोला ना कि मुझे। मम्मी, आप उनकी दादी हैं। उसकी आवाज़ कठोर हो गई। ये आपका फ़र्ज़ है, और वैसे भी राघव तो मान गया है। अगर आप नहीं मानेंगी ना है तो बाद में बच्चों को देखने का शौक़ भी मत रखिएगा। मैं ही तय करूँगी वो आपसे मिलें या नहीं। एक सेकंड के लिए लगा कि किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। राघव, मेरा बेटा, जिसने मेरे साथ छोटे से मकान में रहकर संघर्ष देखा, क्या वो वाकई तैयार था मुझे यूं ही फ्री चाइल्ड केयर समझने के लिए? ठीक है प्रिया, मैंने बहुत शांति से कहा, तो कल सुबह ले आना। बस यही तो बात है मम्मी, इसी तरह पॉजिटिव रहिए। आप देखिएगा, ये दुबई ट्रिप हमारी लाइफ बदल देगी। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं कुछ देर तक मोबाइल को देखती रही। दीवार पर टंगा मेरा रिटायरमेंट सर्टिफिकेट जैसे मजाक उड़ा रहा था। इतने साल मिसेज सुनीता थीं, आज अचानक सिर्फ फालतू बुजुर्ग हो गई। लेकिन मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ।
इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीख ली थी। ज़िंदगी में अगर आप बार बार चुप रहेंगे तो लोग चुप रहने की आदत बना लेते हैं और आपका इस्तेमाल करने लगते हैं। मैंने गहरी सांस ली और वही किया जो एक टीचर सबसे अच्छा करती है, प्लान बनाया। अगर इस बार भी मैं चुप रही ना, मैंने खुद से कहा, तो प्रिया ही नहीं बच्चे भी यही सीखेंगे कि दादी की कोई इज्जत नहीं। फिर कल ये बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ क्या करेंगे? मैं बच्चों से ज़्यादा अपने बेटे और आने वाली पीढ़ी को एक सबक सिखाना चाहती थी। बुज़ुर्ग बोझ नहीं होते। उसी पल मैंने एक पुराना नंबर डायल किया जो कई सालों से मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पड़ा था। हेलो कविता, मैंने कहा। पहचाना? अरे सुनीता, तू इतने साल बाद। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक भी नहीं, और ठीक करने के लिए ही तो तुझे फ़ोन किया है। मैंने हल्की हंसी में अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा। तू अभी भी फाइनेंस वाले एनजीओ में है ना? हाँ वही हूँ। क्यों? बस तबे कि थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। बुढ़ापे में अपने हक बचाने के लिए क्या क्या पेपर मजबूत होने चाहिए। और हाँ, दिल्ली में बच्चों से जुड़े मामलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम कैसे होता है, ये भी समझा दे। ये सब अचानक क्यों? उसने पूछा। क्योंकि कोई मुझे बहुत सस्ते में लेने की कोशिश कर रहा है, मैंने शांत स्वर में कहा। और इस बार मैं सस्ती नहीं बिकने वाली। हमने थोड़ा प्लान बनाया। किस किस कागज़ की फ़ोटोकॉपी कहाँ रखनी है, घर का नाम किसके नाम पर है, मेरी पेंशन कहाँ आ रही है, मेरे पास कितनी एफडी हैं, सब। आपको लगेगा इतना सीरियस लीगल वाला क्यों, लेकिन यहीं से एजुकेशन शुरू होती है। हम में से आधी भारतीय औरतें सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए मेहनत करते करते अपने नाम से एक घर, एक खाते तक की व्यवस्था नहीं करती, और फिर जब बुढ़ापे में कोई बेटे बहू बोलते हैं ये तो सब हमारा है, तो हमारे पास सिर्फ आंसू बचते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। रात को सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पंखे की हल्की आवाज़ में यादें चलने लगीं। कैसे मेरे पति राजेश का अचानक एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन भी तो कुछ ऐसा ही लगा था कि ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई हो। राजेश दिल्ली से आगरा की तरफ एक ऑफिस के काम से जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। दोस्त ने फ़ोन किया तो उसने सिर्फ इतना कहा था, भाभी भैया हॉस्पिटल में हैं, आप तुरंत आइए। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने साफ बोल दिया था। हमने पूरी कोशिश की, पर उस समय मेरा बेटा राघव सिर्फ 3 साल का था। मैं रो भी नहीं पाई ठीक से। अस्पताल से सीधे बैंक, फिर थाने, फिर सरकारी कागजात। 5 साल की जमा पूंजी ख़त्म हो गई सिर्फ इलाज और कागज़ों में। घर में बस मैं और मेरा छोटा सा बेटा रह गए। मेरी माँ ने तब कहा था, सुनीता दोबारा शादी कर ले। अकेले बहुत मुश्किल है, पर मैंने राघव को गोद में लेकर सोचा था, कोई सौतेला बाप आएगा और मेरा बेटा फिर किनारे हो जाएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था, जो भी करना है इसी बच्चे के लिए करना है। सुबह 4 बजे उठकर टिफ़िन बनाना, फिर सरकारी स्कूल में टाइम पर पहुंचना, वापस आकर घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। नया सूट खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन राघव की किताबें और कॉपी हमेशा समय से आती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि महीने के आखिर में मेरे पास बस 200 रुपये बचे, तो मैंने नमक रोटी खा ली, पर उसके लंच बॉक्स में पूरा खाना गया। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप सुने कि कोई बहू मुझे कह रही थी आप तो कुछ करती ही नहीं, तो आपको समझ आए कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं, मेरे पूरे जीवन पर चोट थी। राघव बड़ा ही होता गया। स्कूल में हमेशा टॉपर रहा। 10वीं के बाद उसने साइंस लिया। मैंने सोचा था शायद इंजीनियर बन जाएगा, शायद डॉक्टर, पर वो बोला, माँ मुझे मैकेनिकल साइड पसंद है, मैं पॉलिटेक्निक करूँगा। मैंने कहा तू जो भी कर बस ईमानदारी से कर। हमने एक एक पैसे जोड़कर उसकी पढ़ाई करवाई। जब उसे दिल्ली की एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिली तो मुझे लगा कि अब मेरी मेहनत सफल हो गई। प्रिया की एंट्री भी इसी बीच हुई। राघव एक दिन मेरे पास आया और बोला, माँ मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उस दिन प्रिया ने पहली बार हमारे छोटे से ड्राइंग रूम में कदम रखा। हल्के गुलाबी सूट में, खुले बाल, हाथ में मिठाई का डिब्बा, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। नमस्ते आंटी,
उसने झुककर पांव छुए। मैं प्रिया हूँ। राघव आपके बारे में इतना बताता है कि मुझे तो लगता है मैं आपको पहले से जानती हूँ। उस दिन वो चाय बनाने में मेरी मदद कर रही थी, बर्तन धोने तक लगी रही, बार बार कहती, आंटी आपने इतना स्ट्रगल किया है ना, आप मेरी हीरो हैं, मैं भी आपके जैसी मजबूत बनना चाहती हूँ। आप समझ सकते हैं, इतने साल बाद कोई बहू बनने वाली लड़की अगर आपको हीरो बोले, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उसके हर झूठ को सच मान बैठी। शादी साधारण सी हुई। मैंने अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी, थोड़ा बहुत गहना, सब निकाल कर उसके लिए 2-3 अच्छे सूट, कुछ जेवर ले दिए। सोचा मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी रहेगी। शादी के 1-2 साल सब ठीक लगे। वो मेरे लिए चाय बनाती, मेरे साथ सीरियल देखती, मुझे माँ कहकर बुलाती। लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सोच बाहर आने लगी। माँ आप ऐसे साड़ी में बाजार मत जाया करें, एक दिन उसने कहा। राघव की इमेज डाउन हो जाती है, लोग सोचते हैं वो गांव से आया है। मैंने पहली बार अनदेखी की। सोचा नई जनरेशन है, थोड़ा अलग सोच है। पर फिर छोटी छोटी बातों में ताने आने लगे। माँ अगर पापा होते तो राघव शायद बड़ा बिजनेसमैन होता। माँ अगर आपने थोड़ा फाइनेंस समझा होता तो हमारा घर आज अपना होता, किराए का नहीं। ये बात भी सच है, मैं बिजनेस नहीं समझती थी, पर जितना था ईमानदारी से रखती थी। जब पहला पोता आरव हुआ, मैंने महसूस किया कि शायद अब रिश्ता सुधर जाएगा। मैं अस्पताल पहुंची तो अपने हाथ से बुना हुआ नीला स्वेटर लेकर गई। प्रिया ने एक नज़र देखा और बोली, अच्छा है, पर हमने सब कुछ ब्रांडेड ले लिया है, ये गांव वाली चीज़ें बाद में काम आएंगी। मुझे पहली बार लगा कि वो मुझे गांव वाली पुरानी सोच वाली का कैटेगरी में या रख रही है। फिर आई खुशी, फिर सबसे छोटा विवान। बच्चों के आते आते प्रिया की बातें और बदल गईं। माँ आप बच्चों के सामने ज़्यादा मत आया कीजिए, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है, दो दो अलग तरीके के नियम नहीं होने चाहिए। वो कहती, माँ आप उन्हें ज़्यादा प्यार मत किया कीजिए, स्पॉइल हो जाते हैं। धीरे धीरे मुलाकात कम होती गई। पहले हर रविवार आते थे, फिर महीने में एक बार, फिर सिर्फ त्योहारों पर। यहाँ तक कि एक बार तो खुशी का जन्मदिन था। मैं केक लेकर उनके घर पहुँची तो गेट पर ही रोक दिया गया। माँ आज उसकी स्कूल फ्रेंड्स की पार्टी है, आप लोग बाद में आना, अलग से मिलवा देंगे। वो अलग से मिलवाना आज तक नहीं आया। मैंने दर्द सहा, मगर बेटे के सुख के लिए चुप रही। मैं हर बार सोचती, चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, शायद प्रिया भी समझदार हो जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, उसने बच्चों के मन में ही मेरे लिए जहर भरना शुरू कर दिया। एक दिन खुशी वीडियो कॉल पे बोली, दादी मम्मी कहती हैं आपके घर में काकरोच होते हैं, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मैंने हंसते हुए बात बदल दी, पर दिल के अंदर कुछ टूट गया। इसीलिए जब उस दिन प्रिया ने मुझे फ़ोन पर कहा, अब आप कुछ करती भी नहीं तो बच्चों को रख लीजिए, तो ये सिर्फ अब बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ने की बात नहीं थी, ये मेरे पूरे संघर्ष पर लात मारने जैसा था। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था, मैं रोकर सोने वाली शांत दादी नहीं बनूंगी। मैं टीचर हूँ, और टीचर जब सबक सिखाती है तो पूरी तैयारी से सिखाती है। रात भर मैं सो नहीं पाई। कभी राजेश का चेहरा याद आता, कभी छोटा सा राघव जिसकी आंखों में मैंने सपने बोए थे, और अब वहीं अपने परिवार के बीच ऐसा फंसा हुआ है कि न मेरी सुन पा रहा है न अपनी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर आज मैं फिर से चुप रही तो कल ये बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी को ऐसे ही ट्रीट करना सीखेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उन्हें भी समझ आए, बुज़ुर्गों की इज्जत कोई एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। सुबह के 4 बजे थे जब मैंने एक और काम किया। अपनी अलमारी खोलकर सारे ज़रूरी कागज़ निकाले, घर के रजिस्ट्री पेपर, बैंक पासबुक, पेंशन की स्लिप्स, थोड़ी बहुत एफडी के पेपर, राजेश की पुरानी पॉलिसी की कॉपी। मैंने सबको 2-3 अलग अलग फाइल में बांटा और सोच लिखा, अब अगर कोई भी ये समझे कि मैं लाचार कमज़ोर हूँ तो ये कागज़ उसे याद दिलाएंगे कि सुनीता देवी की जीवन भर की कमाई किसी के लिए आसान शिकार नहीं है। सुबह 7 बजे ठीक दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया हमेशा की तरह टाइम पर थी। जब उसे अपना काम हो, दरवाज़ा खोलते ही 3 सूटकेस अंदर धकेल दिए गए। आरव के हाथ में मोबाइल, कान में हेडफोन, चेहरे पर चिढ़। खुशी ने आते ही नाक सिकोड़ ली, जैसे मेरे घर की हवा ही गंदी हो।
विवान सीधे अंदर भागकर टीवी का रिमोट ढूंढने लगा। मम्मी, मेरे पास बस 5 मिनट हैं, प्रिया जल्दी जल्दी बोलती गई। आरव को डस्ट से एलर्जी है तो रोज़ पोछा लगवाइएगा, खिड़की मत खोला कीजिएगा। खुशी सब्जी सी नहीं खाती, उसके लिए अलग से पास्ता या नूडल बना दीजिएगा। और हाँ, विवान को रात को सोने के लिए टैबलेट चाहिए, बिना यूट्यूब के नहीं सोता। दवाएं हाँ इस छोटे सूटकेस में हैं, कपड़े इस वाले में और स्नैक्स इसमें। मैं दुबई से रोज़ वीडियो कॉल करूँगी, आप बस अच्छे से संभाल लीजिएगा। और हाँ, बच्चों के सामने मुझे बुरा भला मत कहिएगा प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि उनकी इमेज में कोई नेगेटिविटी आए। मैंने ध्यान से उसे देखा, कितनी चालाकी से उसने सारी बातों में खुद को बड़ी माँ दिखा दिया और मुझे नीचे वाला केयर टेकर। और राघव, मैंने पूछा, और वो नहीं आया? उसे तो फैक्ट्री जाना है मम्मी, उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा। किसी को तो पैसे कमाने हैं ना। ठीक है, चलती हूँ, टैक्सी वाला नीचे इंतज़ार कर रहा होगा। बच्चों, गुड बाय। उसने दूर से हाथ हिलाया, किसी को गले भी नहीं लगाया। तीनों बच्चों ने भी बस हल्का सा बाय कहा, वो भी मोबाइल की स्क्रीन से नज़र हटाए बिना। प्रिया ने जाते जाते मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, और हाँ मम्मी, ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। बच्चों को आपके साथ समय मिलेगा, आप अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगी। बाद में मुझे थैंक्स बोलिएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, थैंक्स तो ज़रूर बोलूँगी प्रिया, पर शायद उस तरह नहीं जैसा तुम सोच रही हो। उसने शायद ध्यान ही नहीं दिया। हाई हील्स की टकटक और परफ्यूम की तेज़ खुशबू छोड़कर वो चली गई। गाड़ी के जाने की आवाज़ धीमी पड़ी और पीछे रह गए मैं और 3 छोटे छोटे तूफान। आरव ने आते ही पूछा, दादी वाईफाई पासवर्ड? अभी नाश्ता कर लो, फिर देखते हैं। मैंने नरमी से कहा, आप समझती नहीं हैं, मुझे क्लैन वॉर करना है। उसने आंखें घुमाकर कहा, मम्मी ने बोला था आपके घर का वाईफाई स्लो है, लेकिन काम चल जाएगा। खुशी ने रसोई में झांक कर कहा, दादी आप फिर से वही आलू की सब्ज़ी तो नहीं बनाने वाली? मम्मी कहती हैं आप बस 2-3 चीज़ बनाना जानती हैं, उसके बाद सबका पेट दर्द करता है। विवान मेरे पलंग पर कूदते हुए बोला, दादी यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? आपके घर में एसी नहीं है क्या? मम्मी कहती हैं आप पुराने टाइप की हैं, आपको गर्मी सर्दी से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उनकी हर बात सुन रही थी, पर अंदर से खाली नहीं, मजबूत महसूस कर रही थी। ये बच्चे बुरे नहीं थे, ये तो वही दोहरा रहे थे जो सालों से उनकी माँ ने उनके दिमाग में भरा था। असली लड़ाई प्रिया से थी, न कि इन मासूमों से। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पहले मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर वाईफाई भी देखेंगे और सब्ज़ी भी। यहाँ जो भी होगा मिलकर तय होगा। यहाँ कोई राजा रानी नहीं और कोई नौकर नौकरानी नहीं। आरव ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मम्मी सही कहती हैं, आपके यहाँ बहुत रूल्स हैं, इसीलिए हम लोग कम आते हैं, यहाँ बोरिंग लगता है। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, चलो अभी बोरिंग ठीक करते हैं, पहले हाथ धो लो, फिर आटा गूंथना सीखोगे। तीनों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उन्हें जंग जीतने भेज दिया हो। उन्हें क्या पता था कि असली जंग तो आज शुरू ही हुई है, उनके लिए नहीं, उनके भविष्य के लिए। और मैं, सुनीता देवी, दिल्ली की एक रिटायर्ड टीचर, अब सिर्फ दाल रोटी नहीं पकाऊंगी, इस घर में इज्जत और समझ भी पकनी शुरू होगी। बस मुझे एक सही मौके का इंतज़ार था, ऐसा मौका का जहां प्रिया भी देखे, राघव भी देखे और ये बच्चे भी महसूस करें कि दादी को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वो मौका बस बहुत दूर नहीं था, अगले ही कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने वाला था जो इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। सुबह के लगभग 9:30 बजे थे। प्रिया जा चुकी थी और अब घर में सिर्फ मैं और तीनों बच्चे थे। आरव अब भी वाईफाई के लिए चिल्ला रहा था, खुशी रसोई में नाक भौं सिकोड़ रही थी और विवान हर 2 मिनट में टीवी का रिमोट ढूंढ रहा था। मैं सब देख रही थी और सोच रही थी कि अगर मैं भी दूसरे बड़ों की तरह चिल्ला पड़ती तो 1 मिनट के लिए शायद घर शांत हो जाता। लेकिन बच्चे क्या सीखते, इसलिए मैंने वही किया जो एक टीचर हमेशा करती है, धीरे प्यार से लेकिन मजबूती के साथ उन्हें संभालना शुरू किया। मैंने कहा, चलो पहले नाश्ता बनाते हैं, खाना आज हम सब मिलकर बनाएंगे। खुशी तुरंत बोल पड़ी, दादी हमें बनाना नहीं आता।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज सीख जाओगी। जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं। आरव हंसकर बोला, मम्मी कहती हैं ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल लाइफ अलग है। मैंने कहा, बेटा पुरानी बात वही होती है जो काम ना आए। जो बात आदमी को मजबूत बनाती है वो कभी पुरानी नहीं होती। शायद इस बात ने पहली बार उसके दिल को छुआ नहीं, क्योंकि वह एक पल को रुक गया। हम रसोई में गए और मैंने आटा गूंथने के लिए बर्तन रखा। मैंने कहा, आरव पहले तुम कोशिश करो। उसने अनमने मन से हाथ बढ़ाया और बोला, दादी ये तो लड़कियों का काम होता है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, तो फिर लड़कियों के हाथ का खाना तुम कैसे खा लेते हो? अगर सिर्फ लड़कियां बनाएं और लड़के खाएं तो इस नियम को किसने लिखा है? आरव चुप हो गया। शायद पहली बार किसी बड़े ने उसे ऐसा जवाब दिया था। जैसे जैसे हम आटा गूंथते गए घर में एक नई आवाज़ गूंजने लगी, हंसी की आवाज़। विवान को उंगलियों में आटा लगाना इतना मज़ेदार लग रहा था कि वह ताली बजाकर हंसता जा रहा था। खुशी भी हंस पड़ी और आरव, जो बहुत कोशिश कर रहा था सख्त दिखने की, उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। परांठे बने गरम गरम मेज़ पर रखे गए। खुशी ने पहली बार बिना ताने के पूछा, दादी ये सच में बहुत अच्छी महक है, क्या ये आपने बनाए? मैंने सिर हिलाया। वह चुपचाप बैठकर खाने लगी। हर कौर जैसे उसके अंदर भरे हुए झूठ को थोड़ा थोड़ा पिघला रहा था। दोपहर तक घर थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन असली परीक्षा रात की होती है। करीब 2 बजे मुझे किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कोई रो रहा था। मैं उठकर खुशी के कमरे में गई। वह कंबल में चेहरा छुपाकर रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं दादी, आप सो जाओ। पर उसकी आवाज़ में इतनी थकान और दर्द था कि मैं समझ गई वह बहुत कुछ रोके हुए है। मैं उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, दादी मम्मी ने आपको बहुत बुरा बोला है ना? मैंने कहा, हाँ बेटा बोला है। वह सुबकते हुए बोली, और हमने भी मान लिया। हमने भी आपको बुरा समझा। हमें लगा आप ही खराब हैं, आप ही कमज़ोर हैं, आप ही हमारे काम की नहीं। मैंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा तुम बच्चे थे, तुम्हें जो बताया गया तुमने वही सच समझा। खुशी ने भरे गले से पूछा, दादी क्या मम्मी हमें सच में प्यार करती हैं? ये सवाल आसान नहीं था, लेकिन सच को छुपाने से बच्चों का दिल और टूटता है। इसलिए मैंने शांत स्वर में कहा, बेटा हर माँ प्यार करना चाहती है, लेकिन हर किसी का तरीका सही नहीं होता। कोई कोई प्यार बोलकर कम और कंट्रोल करके ज़्यादा जताता है। वह रोते रोते बोली, दादी मम्मी हमें हर महीने छोड़कर कहीं ना कहीं चली जाती हैं, कभी गोवा कभी मुंबई, अब दुबई, और जब घर आती हैं तब भी हमें ठीक से देखती तक नहीं, बस फ़ोन वीडियो और सेल्फी। उसने एक तस्वीर दिखाई जिसमें मैं उसे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, दादी ये फ़ोटो मैंने छुपा कर रखी थी, मम्मी ने कहा था इसे फेंक दो। बोली कि आपकी फ़ोटो घर में लगी तो घर की किस्मत ख़राब होगी। मेरा दिल भीतर तक कांप गया, लेकिन मैंने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। मैं बोली, खुशी, जो बच्चे अपनी बात अपनी माँ को नहीं बता पाते वो किसी और को बताते हैं, और तुमने आज रात मुझे सब बताया, इसका मतलब है तुम कहीं तो भरोसा करती हो। खुशी ने पहली बार मेरे कंधे पर सिर रख दिया। वह बहुत देर तक रोती रही और मैं समझ गई कि ये बच्ची बुरी नहीं है, बस प्यार की भूखी है। अगले दिन सुबह आरव बहुत चुप था। उसने न वाईफाई मांगा, न गेम, न कोई ताना। नाश्ते के समय उसने अचानक पूछा, दादी अगर कोई इंसान किसी को हमेशा छोटा दिखाए तो क्या वह इंसान अच्छा होता है? मैं चौंक गई। ये किसी बच्चे का सवाल नहीं था, ये एक परेशान मन का सवाल था। मैंने कहा, बेटा जो इंसान खुद मजबूत नहीं होता वह दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाता है, लेकिन जो सच में बड़ा होता है उसे किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आरव ने धीमे से कहा, दादी मम्मी पापा को निकम्मा बोलती हैं, कहती हैं कि पापा कम कमाते हैं, खर्चा ज़्यादा है, अगर पापा न होते तो हमारी लाइफ बेहतर होती। क्या सच में? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पापा सुबह 5 बजे निकलते हैं, रात 10 बजे लौटते हैं, टूटे जूते में भी मुस्कुरा कर काम करते हैं। ऐसे आदमी निकम्मे नहीं होते बेटा, ऐसे आदमी घर संभालते हैं। आरव चुप हो गया, फिर बोला, दादी
मम्मी जब भी ट्रिप पर जाती हैं एक अंकल से बहुत बात करती हैं। उनके ही पैसे से हमारा स्कूल बैग आया था। पापा ने तो पैसे दिए ही नहीं थे। क्या ये ठीक है? मेरी सांस रुक गई। यह बात बहुत बड़ी थी। मैंने कहा, बेटा, जो बात छुपाकर की जाती है वह कभी ठीक नहीं होती, और जो बातों में डर हो उसमें सच नहीं होता। आरव बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, लगता है दादी मम्मी ही झूठ बोलती थी। दोपहर में विवान मेरे पास आया और बोला, दादी मम्मी कहती हैं आप गरीब हो, इसलिए हम आपके घर नहीं आते। लेकिन दादी, गरीबी क्या होती है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी दिल में होती है। विवान ने कहा, लेकिन आप तो हमें खिलाती हो, कहानी सुनाती हो, हमें गोद में उठाती हो। फिर मम्मी ने क्यों बोला कि आप गरीब हो? मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, क्योंकि बेटा, किसी को नीचा दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को समझना मुश्किल होता है। शाम होते होते एक बड़ा तूफान आया। बच्चों के कमरे से आवाज़ आई, धड़ाम। मैं भाग कर गई। फूलदान टूटा पड़ा था। खुशी रो रही थी, विवान डर गया था, और आरव गुस्से में चिल्ला रहा था, दादी, अगर पापा इतने अच्छे हैं तो हम इतने छोटे घर में क्यों रहते हैं? मम्मी कहती हैं कि आपने पापा की लाइफ ख़राब की। मैंने कहा, अगर मैं ना होती तो तुम्हारे पापा कॉलेज तक ना जा पाते। तुम्हारे पापा की हर किताब, हर फीस, हर इलाज मैंने किया है। आरव फर्श पर बैठ गया। उसकी सारी गलतफहमियां टूटने लगीं। तभी अचानक उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, फ़ोटो ऑटो सिंक हो गई हैं। मैंने फ़ोन उठाकर देखा। पहली ही फ़ोटो में प्रिया दुबई के होटल में एक आदमी के साथ सेल्फी ले रही थी। दूसरी फ़ोटो में वही आदमी उसे गले लगाए हुए था। तीसरी फ़ोटो में लिखा था, फाइनली फ्री, विश किड्स वर्ंट सच अ बर्डन। मेरा दिल कांप गया। बच्चे बिल्कुल चुप थे। खुशी ने डरते हुए पूछा, दादी, क्या मम्मी पापा को छोड़ देंगी? विवान ने रोते हुए कहा, हम क्या करेंगे दादी? आरव ने इतने शांत स्वर में पूछा कि मेरा दिल टूट गया। दादी, क्या मम्मी ने कभी हमसे प्यार किया भी था? मैंने तीनों के सिर सहलाए और कहा, प्यार सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, प्यार निभाने से होता है। और अब तुम्हें सच जानने का समय है। उसी रात मैंने राघव को फ़ोन किया। मैंने कहा, बेटा, कल घर जल्दी आ जाना, बात बहुत बड़ी है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? मैंने कहा, तुम्हारे बच्चों को सच की ज़रूरत है, और अब ये और नहीं रुक सकता। हम सबकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। सुबह होने से पहले ही घर में एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। तीनों बच्चे अपने अपने कमरों में थे, लेकिन किसी की नींद नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी तूफान के आने की तैयारी कर रहा हो। मैं भी सोई नहीं थी। मेरे हाथ बार बार उन तस्वीरों पर जा रहे थे जो आरव के फ़ोन में थीं। सच्चाई कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। करीब 7 बजे राघव का फ़ोन आया। वह बोला, माँ, मैं फैक्ट्री से छुट्टी ले लूँ? आपने कल जो कहा उससे मैं डर गया हूँ। मैंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, छुट्टी ले ले। आज बात बहुत बड़ी है, जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा। मैं जानती थी कि आज जो उसके सामने आने वाला है वह उसकी ज़िंदगी का सबसे कठोर सच होगा। करीब 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे से पहले ही उसकी थकान महसूस कर सकती थी। उसने जैसे ही घर में कदम रखा वह बोला, माँ, बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा, अपने कमरों में। उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। राघव बहुत घबरा गया। उसने कहा, माँ, साफ साफ बताइए, क्या हुआ? आपने कल कहा था बात बड़ी है। क्या प्रिया बच्चों को छोड़कर चली गई? क्या वह वापस नहीं आएगी? क्या हुआ? मैंने उसके सामने चाय रखी और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, तुम खुद ये देख लो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे आरव के फ़ोन के पास ले आई। फ़ोन अनलॉक था। स्क्रीन पर वही पहली तस्वीर खुली हुई थी। प्रिया दुबई के होटल के कमरे में उस आदमी के साथ हंसते हुए सेल्फी ले रही थी। राघव का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांस अटक गई। उसने कांपते हुए स्क्रीन को स्क्रॉल किया। दूसरी फ़ोटो में वो दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तीसरी में प्रिया ने लिखा था, फाइनली फ्री, विश किड्स वर्ंट सच अ बर्डन। चौथी में लिखा था, थैंक्स फॉर बुकिंग द स्वीट, राघव तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। राघव ने फ़ोन गिरा दिया। उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, क्यों? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा,
कुछ बातें बहुत पहले से गलत चल रही थीं, लेकिन सच तब दिखता है जब हम आंखें खोलने को तैयार हों। राघव बैठ गया। उसके चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही थी। उसने कहा, माँ, मैं इतना बुरा आदमी हूँ, इतना कम समझदार, मैं इतना निकम्मा हूँ कि मेरी पत्नी को लगता है मैं बोझ हूँ। मैं इतने साल बच्चों के लिए भागता रहा और उसने किसी और के साथ। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, बेटा तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम अंधे थे अपने प्यार, अपने भरोसे और अपनी जिम्मेदारियों में, और इस अंधेपन का फ़ायदा उसने उठाया। तभी तीनों बच्चे बाहर आ गए। उनके चेहरे पर नींद नहीं, डर था। सबसे पहले खुशी दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। वह रोते हुए बोली, पापा, मम्मी ने आपको बहुत गलत बातें बोली, हम सबको आपके खिलाफ भड़काया। हम गलत थे, हम समझ नहीं पाए। विवान भी पीछे पीछे आया, पापा के हाथ पकड़कर बोला, दादी सही कहती थी, आप अच्छे हो। मम्मी आपको बुरा बोलती थी, हमें भी बोलती थीं। आरव चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वह शायद सब समझ चुका है। राघव बच्चों को देखकर टूट गया। उसने उन्हें गले लगाया। वह पहली बार रोया। वो रोया भी नहीं, जैसे अंदर से सब कुछ निकल गया हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो। अगर मम्मी अच्छा सोचती तो मैं कुछ भी मांगता ही नहीं, लेकिन हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा। उसने सिर पकड़ लिया। मैंने धीरे से कहा, बेटा, धोखे की बात बाद में करेंगे, पहले बच्चों को संभालते हैं, फिर सही कदम उठाएंगे। तभी दरवाजे की घंटी तेजी से बजी। 3 बार, फिर 5 बार, फिर लगातार। ऐसा लगता था जैसे कोई गुस्से में दरवाज़ा तोड़ देगा। राघव ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने प्रिया खड़ी थी। उसके हाथ में फ़ोन था, चेहरा गुस्से से लाल था। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या ड्रामा है? बच्चों के फ़ोन क्यों बंद थे? आरव की लोकेशन ऑन नहीं थी। मैंने दुबई रात के 2 बजे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम सबको लगता है तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। और हाँ, ये सब आपकी माँ की वजह से है। वह अंदर आई, बैग फेंका और सीधे मेरे पास आकर बोली, आपने क्या बताया बच्चों को? आप हमेशा हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करती हैं। आप नहीं चाहती मैं आपके बेटे के साथ खुश रहूं। आप चाहती हैं राघव सिर्फ आपके इशारों पर चले। आप जैसी औरतें ही घर तोड़ती हैं। मैंने बहुत शांति से कहा, प्रिया बैठो, बात करनी है। पर वह चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे पता है ये सब आपने किया है। आप बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही हैं। आप नहीं चाहती वे मुझसे प्यार करें। आप उन्हें अपनी तरफ करना चाहती हैं। मैं जानती हूँ आप क्या कर रही हैं। आप मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, प्रिया, बच्चों ने जो देखा है वो मैंने नहीं दिखाया, वो खुद सिंक हुआ था। तुम्हारी ही फ़ोटो है, तुम्हारे ही मैसेज हैं, तुम्हारे ही शब्द, किड्स आर अ बर्डन। प्रिया अचानक चुप हो गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसके हाथ कांपने लगे। आरव आगे आया और बोला, मम्मी, क्या हम बोझ हैं? क्या आपको सच में हम बोझ लगते हैं? आपकी तस्वीरें सच हैं या दादी ने बनाई हैं? प्रिया ने एक पल में खुद को संभालने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं बेटा, वो बस मजाक था। वह अंकल बस मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। वो राघव ने वहीं उसकी बात रोक दी। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, प्रिया, इस बार झूठ मत बोलना। तुम्हें कोई मजबूरी नहीं थी। बच्चों को बोझ कहना मजाक नहीं होता। एक होटल के कमरे में किसी और आदमी के साथ होना मजाक नहीं होता। अपने पति को निकम्मा कहना मजाक नहीं होता। और हर महीने हमें छोड़कर किसी के साथ घूमने जाना भी मजाक नहीं होता। प्रिया कांपते हुए बोली, राघव, मैं खुश नहीं थी। तुम मुझे समझते नहीं थे। तुम कभी मेरे साथ वक्त नहीं बिताते थे। तुम, राघव ने कट्टे स्वर में कहा, मैं वक्त नहीं बिताता था। मैं सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक तुम्हारे और बच्चों के लिए ही भागता था। मेरे पास वक्त कैसे होता जब घर में कोई जिम्मेदारी तुम निभाना ही नहीं चाहती थी? खुशी अचानक चिल्लाई, मम्मी, आपने हमसे झूठ बोला। आपने हमें पापा के खिलाफ कर दिया। आपने दादी को बुरा बोला। आपने हमें कहा कि दादी बदकिस्मत हैं। आपने दादी की फ़ोटो फेंकने को कहा। आपने क्यों बोला कि दादी गरीब हैं? क्यों बोला कि पापा बेकार हैं? क्यों? खुशी के टूटे हुए शब्द कमरे में गूंज रहे थे। प्रिया रोने लगी, लेकिन ये वो रोना नहीं था जो पछतावे से आता है।
ये डर का रोना था? वह बोली, मैं दबाव में थी। वो आदमी सच में मुझे प्रमोट करने वाला था। मैं बस परिवार के लिए बेहतर करना चाहती थी। मैंने धीरे से कहा, प्रिया, जिसे परिवार के लिए कुछ करना होता है वो पहले परिवार को संभालता है, परिवार को धोखा नहीं देता। राघव ने आखिरी बार उससे पूछा, अब प्रिया, क्या तुमने उस आदमी से रिश्ता रखा था? सिर्फ हाँ या ना, कोई सफाई नहीं। पूरे कमरे में बस एक आवाज़ थी, घड़ी की टिक टिक। आखिरकार प्रिया ने सिर झुका दिया और कहा, हाँ। बच्चों ने जैसे सांस रोक ली। राघव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। वह चिल्लाया नहीं, उसने चीज़ें नहीं फेंकी, उसने गाली नहीं दी। उसने बस इतना कहा, ठीक है। यही शब्द सबसे भारी होते हैं, ठीक है। उसने प्रिया के बैग उसके हाथ में रख दिए और कहा, तुम बच्चों को चोट नहीं पहुंचाओगी, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। कानून जैसा कहेगा वैसा होगा। बच्चे तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं हैं। तुमने अपना भरोसा खुद तोड़ा है। प्रिया चिल्लाई, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, ये मेरा भी घर है। लेकिन उसके शब्दों में अब ताकत नहीं थी। बच्चों ने उसके पास जाकर खड़े होने की कोशिश भी नहीं की। वह अकेली पड़ गई थी और अकेलेपन से बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। वह दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मैं कोर्ट जाऊंगी, आप सबको पछताना पड़ेगा। बच्चों, मुझसे दूर मत हो। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, मम्मी, हम दूर नहीं हुए, आप हमें दूर ले गईं। दरवाज़ा बंद हो गया धीरे से, पर आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे किसी जंजीर का अंत हुआ हो। थोड़ी देर बाद घर में खामोशी छा गई। राघव मेरे पास आया, ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, माँ, आप बचपन से मेरे साथ खड़ी रहीं और मैं आपकी बातों पर शक करता रहा। मुझे लगा था आप बस पुराने ज़माने की हैं, लेकिन आज समझ आया, पुरानी सोचें नहीं, पुराना अनुभव था। मैंने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, दर्द सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आज तुमने सीखना शुरू किया है। बच्चे मेरे पास आकर बैठ गए। खुशी बोली, दादी, हम अब आपके पास रहना चाहते हैं, क्या हम रह सकते हैं? मैं मुस्कुराई और कहा, बेटा, दादी का घर कभी बंद नहीं होता, लेकिन अब एक बात सबको समझनी होगी, यहाँ इज्जत, प्यार और सच के बिना कोई नहीं रह सकता। उस रात हम सब ने पहली बार मिलकर खाना खाया। कोई मोबाइल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक परिवार टूटा हुआ लेकिन फिर से जुड़ता हुआ। अगले हफ्ते राघव ने लीगल सलाह ली। बच्चों की कस्टडी का केस फाइल किया गया और कोर्ट में तस्वीरें, संदेह, सबूत सबके सामने रखे गए। बच्चों ने भी जज के सामने साफ कहा कि वे अपने पापा और दादी के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। 2 महीने बाद फैसला आया, बच्चों की कस्टडी राघव को मिली। प्रिया को नियंत्रित मुलाकात की अनुमति दी गई ताकि बच्चों पर दबाव न पड़े। समय बीतता गया। धीरे धीरे घर में रोशनी वापस आने लगी। बच्चे अब सच में मुस्कुराते थे। आरव स्कूल में टॉपर बना, खुशी ने डांस प्रतियोगिता जीती और विवान हर रात मेरी गोद में सोता था। एक दिन आरव ने मुझसे कहा, दादी, आप ही हमारी असली हीरो हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर आप न होती हम कभी सच नहीं समझ पाते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो टीचर हूँ और टीचर का काम है अंधेरे में भी रोशनी दिखाना, और रोशनी हमेशा जीतती है। और यही इस कहानी का सच है। इंसान टूटे, घर टूटे, रिश्ते टूटे, पर अगर कोई एक व्यक्ति भी सच्चा हो तो पूरी पीढ़ी बच सकती है।